सलामती है उन आँखों पे जो हिदायत पे नज़रें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो ज़िक्र खैर के मुंतज़िर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामज़न हैं। ख़वातीन और हज़रात, अब तक की एक अजीब और इंतहाई हैरतनाक खबर आपके सामने पेश कर रहा हूँ और उसका पूरा जायज़ा आपके सामने दे रहा हूँ। इसराइल के आर्मी चीफ हर्ज़ी हैलवी को मार दिया गया। अभी गुज़िश्ता रात इसराइल के ऊपर, इसराइल के एक शहर बिन्यामिनिया के ऊपर हिज़्बुल्लाह ने बड़ा शदीद अटैक किया और ये एक ड्रोन हमला था कि जिसकी जद में 60 से ज़ायद इसराइली आईडीएफ के नौजवान आए और 60 से ज़ायद लोग बुरी तरह शदीद घायल ज़ख्मी हो गए, जिसमें से हिज़्बुल्लाह का दावा ये है कि इसराइल के आर्मी चीफ को निशाना बनाया गया था और इसराइल के आर्मी चीफ हर्ज़ी हैलवी जाए वक़ुआ पे मौजूद थे। वो इसकी ज़रब में आए और इस दुनिया में अब नहीं बाकी। इस खबर की तस्दीक करनी हो तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है। मेरे पास चंद एक चीज़ें हैं जिसको मैं काबिल तवज्जो समझता हूँ। इस वक्त डॉक्टर एनास्टेसिया मारिया, जो कि बहुत बड़ी फॉलोइंग भी रखती हैं और बहुत बड़ा एक सोशल मीडिया हैंडल भी है उनका, उन्होंने इस खबर की तस्दीक की और इसको पोस्ट किया और इसको शेयर किया। डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर ये खबर वायरल होती जा रही है। ट्विटर के ऊपर, जिसको एक्स कहा जाता है, ये खबर एक ट्रेंड भी बना रही है कि इसराइल के आर्मी चीफ को निशाना बनाया गया। आपके इल्म में है कि ये जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया वॉरफेयर है और मेरे ख्याल है कि इसमें इसी तरह दुश्मन को कमज़ोर बनाया जाता है, इसी तरह मुकाबला किया जाता है। ये हो सकता है कि हिज़्बुल्लाह ने जहाँ बहुत शदीद किस्म का हमला किया, ऐसा हमला कि जिसके लिए अमेरिकन रिपोर्टर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं और अफसरान भी ये कह रहे हैं कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा हमला है कि इसमें 60 से ज़ायद इसराइली आईडीएफ के फोर्सेस के लोग निशाना बने हों, ज़ख्मी हुए हों, अस्पताल गए हों, आईसीयू में पड़े हों, सीसीयू में रखे गए हों और उनकी जान ख़तरे में हो। और इसके अलावा आईडीएफ के चीफ, मिलिट्री के चीफ हर्ज़ल हैलवी को निशाना बनाया गया हो, वो ज़ख्मी हुए हों या फिर इस हवाले से अब वो बाकी ना बचा हो। इसके एतबार से तो ये खबर वाकई हैरानकुन है। ये बिन्यामिनिया में अटैक हुआ है और ये कैसे हुआ है, ड्रोन टेक्नोलॉजी कितनी पुरअसर है कि इसराइल उसको नहीं रोक सका। इसराइली रिपोर्टर्स का ये कहना है कि इसराइली आईडीएफ मिलिट्री एजेंसीज इस ड्रोन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकी, वो पहचान नहीं सकी कि फ़ज़ा में कब ये ड्रोन आया है। और दूसरी बात कि उनको कैसे पता लगा है कि यहाँ पर इतना बड़ा सीनियर हल्का बैठा हुआ है फौज का, यानी अस्करी क़यादत यहाँ बैठी हुई है, आर्मी चीफ यहाँ बैठा हुआ है और उसके साथ उसके कंपेनियंस बैठे हुए हैं, उसका प्रोटोकॉल है। ये बात कैसे लीक हो गई? अब तक तो यही सुनने में आया था कि मोसाद, इसराइली इंटेलिजेंस बहुत ख़तरनाक है, इतनी ख़तरनाक है वो कि ईरान के अंदर ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाने पर रखे हुए। ये एक खबर वैलिड है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इंटेलिजेंस इतनी इक्विप्ड है, इतनी ट्रेन है कि जिसका दुनिया में चर्चा है। मगर ये तो अजीब बात है कि ईरान की नहीं, डायरेक्टली हिज़्बुल्लाह की इंटेलिजेंस ने इसराइल की आर्म फोर्सेस को न सिर्फ रिकग्नाइज किया, आइडेंटिफाई किया, शनाख्ती और फिर स्ट्राइक किया और ड्रोन के जरिए किया, यानी एक मैन टू मैन वॉर नहीं थी। तो इस सिलसिले में मेरे पास जो खबर डॉक्टर एनास्टेसिया मारिया की आई है, ये हैरानकुन है। अब और भी क्या मेरे पास दलाइल हैं। अमेरिकन रिपोर्टर्स इस हवाले से कुछ कह रहे हैं। अमेरिकन कमेंटेटर हैं जैक्सन हिंकल, उनके एक्स के ऊपर पोस्ट हुआ है और ये कोई मामूली इंसान नहीं है, लाखों की, मिलियन से भी ज़्यादा इनकी फॉलोइंग है एक्स के ऊपर। उन्होंने इस खबर को सच करार दिया है और इस रिपोर्ट को कंफर्म किया है, क्योंकि अब तक पता नहीं चल रहा कि मिलिट्री चीफ है कहाँ। इफ़ ही इज़ अलाइव, अगर वो जिंदा है तो वो बुरी तरह शदीद घायल है, और if he is no more, then why IDF is not saying a sentence about it? गो के इसराइल के चंद एक रिपोर्टर्स ने डिनाई किया, मगर फैक्चुअल खबर नहीं थी, इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया है। हो सकता है कि ये साइबर किस्म की वॉर हो सकता है कि ये दुश्मन को कमज़ोर दिखाना चाहता हो और हिलाना चाहता हो, मगर जब इसराइल की एजेंसी इस बात का एतराफ़ कर रही है, क्योंकि मामूली हमला नहीं, मेरे पास जो खबरें हैं और आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मामूली हमला नहीं था, ये इतना शदीद हमला था, ये इतना खौफनाक हमला था हिज़्बुल्लाह की तरफ से और लेबनान की फोर्सेस की तरफ से कि अब इसराइल को अमेरिका के आगे हाथ फैलाना पड़ गया। इसराइल अमेरिका से मदद मांग रहा है, हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी कह रहा है, और ये मदद की आवाज़ जो इसराइल की तरफ से उठ रही है या अमेरिका अलमदद के नारे लग रहे हैं, उस पर फ़ौरन जवाब भी दिया गया। अमेरिका ने इस तरह के हमलों से बचाने के लिए इसराइल को THAAD टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम दिया है। ये क्या है?
इसका क्या फायदा है, इससे क्या इसराइल बच सकता है? मालूम है आपको ना कि इसराइल के पास जो डिफेंस सिस्टम है जो उसको रॉकेट मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल से बचाता है, वो 3 लेयर्स है। यानी उसमें आप देख चुके हैं, जिसकी तारीफें हमारे महबूब भी करते हैं, आयरन डोम सिस्टम, और उसके बाद एरोज, और उसके बाद डेविड स्लिंग। तो बड़ा महफूज सिस्टम समझा जाता है। कुछ 500 से 1000 के फासले से मार्क करता है, कुछ उससे ऊपर, कुछ उससे ऊपर। मगर ये भी नाकारा साबित हुआ जब रिसेंटली ईरान ने अटैक किया इसराइल के ऊपर। तो वो 3 जो बचाने के लिए खड़े हुए थे, वो तीनों तबाह हो गए, तीनों शैतान तबाह हुए। इसराइल के ऊपर ईरान का हमला कामयाब हुआ, और मज़े की बात यह कि अब हिज़्बुल्लाह के ड्रोन अटैक्स भी कामयाब हो रहे हैं। लिहाजा अब क्या करना पड़ेगा? अब अमेरिकन टेक्नोलॉजी यानी लेटेस्ट थर्ड टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करके देगा यूएस, ताकि वो मिसाइल जो उड़ते हैं ईरान से या हिज़्बुल्लाह से, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हों या वो दीगर किस्म के मिसाइल्स जो उड़कर इसराइल की सरहदों के पास दाखिल होते हैं, इसराइल की बाउंड्री के अंदर इंटर होते हैं, और उसके बाद उनको ये 3 लेयर सिस्टम निशाना बनाता है, उनको बीच रास्ते में ही मार के तोड़ दिया जाए। यानी वो ईरान या पाकिस्तान या इराक या लेबनान या दुनिया के किसी भी हिस्से से उड़ेंगे, वो 5000 किलोमीटर के फासले से, तो उनके उड़ने से अपनी कंट्री की बाउंड्रीज को लेफ्ट करने के फासले में ही उसको निशाना बनाया जाएगा, टारगेट किया जाएगा कि भाई वो इस तरफ आ रहे हैं। तो अब उनको इसराइल में दाखिल होने से पहले ही आधे रास्ते में ही तबाह बर्बाद कर दी जाए। यहां से वो उड़ेंगे तो यहां से इनका एंटी मिसाइल सिस्टम रॉकेट मिसाइल उड़ेगा, मिसाइल को मिसाइल मारेगा और इसराइल के अंदर नहीं बाहर मारेगा। तो ये थर्ड सिस्टम अमेरिका इसराइल को दे रहा है। मगर ये खबर, इससे बड़ी खबर मेरे पास है। ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हिला देने वाली है, मगर इससे ज्यादा खतरनाक बात यह कि क्या वाकई इसराइल के आर्मी चीफ को निशाना बनाया गया? हाँ, बिल्कुल बनाया गया। क्या वाकई इसराइल के आर्मी चीफ इस पूरे मसले में इस दुनिया से कूच कर गया, चला गया, वो आदमी नहीं बचा, लाखों लोगों का खून जिसके हाथों पे था वो मर गया है? क्या ये बात सच है? 90% ये बात सच है। 10% के इम्कानात इसलिए है कि खुद इसराइल अगर इस बात की अनाउंसमेंट करेगा तो वो भला होगा और वो सच्ची खबर होगी। रिपोर्टर्स यही कह रहे हैं। जो इस वक्त पूरी दुनिया में चैंपल गोइयां हो रही हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया में चीमा गोइयां हो रही हैं, वो यही है कि इसराइल के आर्मी चीफ को निशाना बनाया गया। रात जब मैं और आप सो रहे थे, ये एंड 2 से 4 बजे का वाकया है, रात यानी सुबह के करीब का वाकया है। और ऐसे आलम में जब ये बात ऑलरेडी गर्दिश कर रही थी, मैंने ये खबर ब्रेक नहीं की, दीगर रिपोर्टर्स के पास से शायद आपको ये खबर मिली हो, क्योंकि मैं इसको वॉर जोन समझता हूं और ये दिमाग से दिमाग की जंग है, ये सोशल मीडिया की जंग है, ये खबर की जंग है। ईरान के कुछ फोर्स के चीफ इस्माइल कानी, इनके हवाले से ये खबर चल रही थी, और ये इसराइल की खबर रसा एजेंसी, इसराइली न्यूज, इसराइली रिपोर्ट्स, स्काई न्यूज, यहां तक कि हिंदुस्तान टाइम्स भी इसको नकल कर रहा था कि इस्माइल कानी जो कि अल कुद्स फोर्स के चीफ हैं, यानी ईरान की फोर्सेस को अगर 3 लेयर्स में डिवाइड किया जाए, एक ईरान की अपनी मिलिट्री, पैरामिलिट्री, एक ईरान का IRGC यानी इनकलाबी सिस्टम निज़ाम का, और एक अल कुद्स फोर्स जो फ़लस्तीन और गज़ा के लिए बनाई गई है, उसके चीफ इस्माइल कानी, उनको गिरफ्तार कर लिया। पहली खबर यह थी कि वो मारे गए। कहाँ मारे गए? लेबनान में जो हमला हुआ हसन नसरुल्लाह के ऊपर, हसन नसरुल्लाह की जाए मौत के ऊपर, या हसन नसरुल्लाह के उस सेंटर के ऊपर कि जहां वो मौजूद थे और उनके ऊपर बॉम्ब गिराए गए, वहां पे 3 लोग मौजूद होने थे, जिनमें से एक इस्माइल कानी अल कुद्स फोर्स के सदर थे, चीफ थे, हेड थे। लिहाजा वो वहां से गायब हुए, यानी उनका कुछ पता नहीं चला, 1 या 2 दिन राब्ता नहीं हुआ। तो इसराइली जो मीडिया है उसने ये बताया कि उनको मार दिया गया है, वो अब इस दुनिया में नहीं है, और ये खबर चारों तरफ गर्दिश कर रही है। अब इस हवाले से ये खबर जब नशर हो गई, सब हैरान हो गए कि भाई इस्माइल कानी साहब जो कि सुलेमान, हाजी कासिम सुलेमानी के नेक्स्ट थे, नायब थे, और उनको रिप्लेस किया था, वो इस दुनिया में नहीं रहा। एक बहुत बड़ा हादसा है, एक बहुत बड़ी इंपैक्ट है, बहुत पावरफुल खबर है, इसराइल की बड़ी विक्ट्री है इसमें कि एक तो सईद हसन नसरुल्लाह की खबर थी, दूसरी फिर इनकी खबर थी, ये दुनिया में नहीं रहे। तो अब मालूम ये हुआ कि ये खबर झूठ थी और वो हयात थे। मगर खबर जो नेक्स्ट चलाई गई, जिसको यहां पे बैठे हुए बहुत सारे रिपोर्टर्स ने भी नशर किया, और मैं भी उसको इस हवाले से जरूर रखूंगा कि अब तक उसकी कोई तरदीद नहीं आई है। हो सकता है एक जहनी जंग हो, मगर हाँ, चूंकि बड़े बड़े खबर रसा इदारे इसको नशर कर रहे हैं, तो रिपोर्ट यही है मेरे पास कि इस्माइल कानी जिंदा थे, जिंदा हैं, मगर इसराइल में नहीं, ईरान में।
और ईरानी मिलिट्री ने उनको अपनी तहवील में ले लिया, अपनी हिरासत में ले लिया है, अरेस्ट कर लिया, उनसे पूछगछ हो रही है। क्या पूछगछ हो रही है? क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम ये लगा है, अल कुद्स के चीफ के ऊपर ये इल्जाम लगा है कि वो इस पूरे मामले में इसराइल के एजेंट साबित हो रहे हैं। जो हरकत और सकनात उनसे साबित हो रही हैं, जिसके इम्कानात पैदा हो रहे हैं, वो अजीब है। इससे कबल हाजी सुलेमान की जब शहादत होती है, उनके ऊपर निशाना बनाया जाता है, तो ये खबर कि वो कहाँ हैं, कहाँ उनके मोमेंट है, ये खबर सिर्फ इस्माइल कानी साहब को पता थी। और ज़ाहिर इतने क्लोज उनके स्टाफ के बंदे हैं, खुद आयतुल्ला खामनाई के साथ मुसलसल राब्ते में, क्लोज तरीन आदमी उनके साथ बैठते हैं, उनके घुटनों में बैठते हैं। ये बात उनको कैसे पता थी और इसराइल को ये बात कैसे पता लगी? फिर उसके बाद दीगर, जब इस्माइल हानिया ईरान में निशाना बनाया गया तो उनकी लोकेशन भी इस्माइल कानी साहब को पता थी, यानी अल कुद्स के चीफ को पता थी। और उसके बाद यहां मामला खत्म नहीं हुआ। सैयद हसन नसरुल्लाह की जो जगह थी जहां बॉम्बार्डमेंट हुई है, जहां 6 बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बड़े बड़े फ्लोर्स वाली जमीन के नीचे दस्तोबाला कर दिया गया, निस्तोबाला कर दिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया, उस जगह पे मीटिंग है। और मीटिंग किससे है? उस मीटिंग में इस्माइल कानी साहब को आना है, सैयद हसन नसरुल्लाह को बैठना है, और दीगर लोगों ने, बड़ा एक वफ्द है सरबराहान का जिसने उस मीटिंग में शिरकत करनी है। वो टाइमिंग उस वक्त की, वो जगह, उन लोगों का मुअय्यन करना कि कौन कौन आ रहा है, ये किसे पता थी? ये उसे पता थी कि जो उस मीटिंग में आते आते नहीं आया, बॉम्बार्डमेंट से बच गया। इस्माइल कानी साहब अल कुद्स फोर्स के चीफ उस मीटिंग में शरीक नहीं हुए। उन्होंने आखिरी टाइम पे एक्सक्यूज कर लिया और कहा कि मैं नहीं आ सकता, कुछ मुश्किलात हैं, कुछ मजबूरियां हैं, लिहाजा बॉम्ब गिरा। मगर सैयद हसन नसरुल्लाह इसका निशाना बने और उनका वफद और दीगर हिजबुल्लाह के जो सरबराहान हैं वो इसका निशाना बने। इस्माइल कानी साहब अल कुद्स फोर्स के चीफ बच गए और 2 दिन तक लापता भी रहे। उसके बाद जब वो ईरान पहुंचे हैं तो ईरानी तरीक़ेकार ये है, हिसाब किताब का, तशवीश का, तफ्तीश का, कि उनको इस वक्त हिरासत में लिया गया है। पहले उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये बताएं कि आप बच क्यों गए। पहले इस बात का जवाब दें कि आप मीटिंग में क्यों नहीं गए। दूसरा, इस बात का जवाब दें कि आप बच के कैसे आए। तीसरा, इस बात का जवाब दें कि सारी लोकेशंस जो आपको पता है उन तक कैसे पता लगी, सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुआ, नेग्लिजेंस किसकी है, कौन गाफिल था, गफलत किसकी है। और चौथा, इस बात का बताएं कि आपसे कोई मोसाद का एजेंट राब्ते में है तो कैसे है, क्यों है और क्या है या नहीं है। जो इसराइली रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि आप इसमें इन्वॉल्व हैं, उस पर क्या क्या संजीदगी है, कहाँ कहाँ पे संजीदगी है, ये इसका हिसाब किताब दे रहे हैं इस वक्त। तो ये बात तो सच है कि वो अभी फ्रंट पे नहीं आ रहे। अब 2 में से एक बात हो सकती है, इस वक्त जो हमारा मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक तरफ इस्माइल कानी जो अल कुद्स फोर्स के चीफ हैं वो खुद ही गद्दार निकल आए और ये वही आदमी है जिसने रिपोर्ट दी है, एक एक बंदे को मरवाया है। या तो ये बात सही हो सकती है, या दूसरी बात क्या सही हो सकती है कि ये एक प्रोपेगेंडा जिससे दुश्मन को कमजोर करता है और आपस में ना इत्तेफाकी बढ़ाता है और ये रुझान पैदा करता है कि गद्दार इनमें शामिल है, लिहाजा इनके ऊपर यकीन मत करना, तुम में से कोई भी गद्दार हो सकता है, कोई किसी पे एतमाद ना करे। पेजर डिवाइस फटी हैं, अभी बहुत बड़े बड़े पेजेस हैं, बुक्स हैं जो फट सकती हैं, क्योंकि यहां पर हर बात नोट हो रही है। तो इन 2 में से एक बात है, फैसला आपने करना है। मैं सिर्फ सहाफ़ी हूं, मेरा काम है रिपोर्ट आपके सामने रखना, कोई भी चीज़ हतमी नहीं है। ये ज़रूर है कि इस्माइल कानी साहब ईरान में हैं और उनको बहरहाल उनको स्क्रीन पर नहीं लेके आया जा रहा, बहरहाल उनके साथ तफ्तीश जारी है, ये बात सच है। बहरहाल उनसे पूछा जा रहा है, मगर क्या उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया है? और क्या ये वही बंदा है जिसने सारी खबर, सारी रिपोर्ट लीक की है? और क्या नेक्स्ट टारगेट आयतुल्ला सैयद अली खामनाई ही थे, जो ये बंदा उन तक पहुंचा कर देता, उनके राज, उनकी जगह या उनकी सारी फ्यूचर प्लानिंग लीक करता? क्योंकि ईरान की अपनी इंटेलिजेंस भी इस हवाले से मुतहर्रिक है और वो देख रही है, और ये कोई नई बात नहीं है। मोसाद ने हमेशा निशाना बनाया, अंदर के लोगों को ख़रीदा, और ये इस्लाम के लिए भी कोई नई बात नहीं है, तारीख भरी पड़ी है। यानी ऐसे बेशुमार लोग हों बांग्लादेश में, बेंगलोर में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, मुग़ल रियासत में, यही लोग जो आपस के करीब के लोग होते हैं वो गद्दारी करते हैं, बेवफाई करते हैं, चीट करते हैं और बैक स्टैबिंग करते हैं। मगर क्या ये खबर सच है? इस पे आपने अपने यकीन का एतमाद का इजहार करना है। मेरे पास ये रिपोर्ट है तो मैंने आपके सामने रख दिया। अब एक तरफ दो रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। शवाहिद यही कह रहे हैं कि ये बात सच नजर आ रही है, 70 to 90% सच नजर आ रहा है कि इसराइल के आर्मी चीफ को निशाना बनाया गया है और वो इस दुनिया में नहीं रहा।
क्या ये बात सच है? 70% इस बात की हक में है रिपोर्ट्स, 30% इम्कानात हैं कि ये बात गलत भी हो सकती है, क्योंकि फिर से वही बात कि ये तो एक सोशल मीडिया वॉर है, ये तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की वॉर है, एक दूसरे को कमज़ोर करने की वॉर है। इसी तरह उनकी तरफ से ये प्रोपेगेंडा या फिर न्यूज़ ब्रेकिंग की गई कि स्काई न्यूज़ और इसराइल और हिंदुस्तान टाइम्स ये तीनों इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस्माइल कानी इसमें इन्वॉल्व था और उसको पकड़ लिया गया और हिरासत में ले लिया गया। और खुद पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स में नाम नहीं लेता, जो जिनको आप सुनते रहते हैं उन्होंने इस रिपोर्ट को भी नकल किया है। तो ये दोनों खबरें हो सकती हैं, सच हो सकती हैं। मगर बाइडेन ने इसके जवाब में क्या किया है? जब बाइडेन से पूछा गया कि आप ईरान के किस जगह के हमले को पसंद कर रहे हैं, या उनकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर या उनके पेट्रोल के कुओं के ऊपर, उनके तेल के कुओं के ऊपर, तो बाइडेन ने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया, मगर इशारा यही मिला कि तेल के कुएं ज़्यादा आसान है और ज़्यादा नज़दीक निशाना बनाने के ऊपर इकोनॉमिकल एक बर्डन आ जाएगा। जो उनकी सबसे बड़ी रिसोर्स है उसके ऊपर निशाना बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर नज़र आएंगे आपको। ये एक बहुत बड़ी खबर है। मगर इससे भी बड़ी बात जो मैं आपके सामने रखने लगा हूं, जो तमाम चीजों, रात जहां इसराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने अटैक किया था, वहीं पर एक बहुत बड़ा हमला इसराइल ने ईरान के ऊपर किया है। ये बात शायद आप में से किसी को ना पता हो, या ये बात हमारी मीडिया अब तक नशर करने में कामयाब ना हुई हो। अलबत्ता कुछ जगहों पे मैंने देखा है हुई भी है नशर। रात के 3-4 बजे भी खबर चली है कि इसराइल का बहुत बड़ा हमला हुआ है ईरान के ऊपर। कैसा हमला हुआ है? क्या ये फिजाई हमला था? क्या ये बहरी हमला था? क्या ये ज़मीनी हमला था? नहीं, ये जदीद साइबर अटैक था जिसमें इसराइल ने ईरान के तमाम तर कंप्यूटर्स, वो जो अस्करी इदारों में काम करते हैं, वो जो प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, मॉनिटरिंग में और असेसमेंट में इस्तेमाल होते हैं, वो जिनसे न्यूक्स कनेक्ट हो सकते हैं, वो जिनसे मिसाइल्स शूट हो सकते हैं, उन सब के ऊपर एक हमला किया और उनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की है। इस बात की तस्दीक ईरान के रिपोर्टर्स ने भी की है और उन्होंने बताया कि अटैक हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अलबत्ता कितना कामयाब था ये अटैक, ये अभी तक कैलकुलेट किया जा रहा है, क्योंकि एक बहुत मैसिव अंदाज से इसराइल की प्लानिंग ये है कि सबसे पहले ईरान के कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करे, हैक करे और जो भी उनका डिफेंस सिस्टम है उसको पॉज कर दे, फ्रीज कर दे, ताकि अगर इसराइली अटैक हो रहा हो तो ईरान रिटेलिएट ना कर सके, ईरान फिल फॉर उसको डिफेंड भी ना कर सके, ईरान फिल फॉर कोई एक्शन का रिएक्शन ना कर सके। लिहाजा सबसे पहले कंट्रोल किया जाए उनके नंबर्स को, यानी उनके डिजिट्स, यानी उनके साइबर सिस्टम को, यानी पूरे कंट्रोल रूम को कंट्रोल कर लिया जाए ताकि कोई जवाबी हमला ना हो। मीनवाइल आप हमला करें और ऐसा हमला करें कि उनके पास कोई ऑप्शन ना हो, वो आग बुझाने में लगे हुए हो और आप आग बढ़ाने में लगे हुए हो, इनके पास ये ऑप्शन ना हो कि आपको पलट के आग लगा सके। इससे एक बात तो पता लगती है कि जो भी 7 अक्टूबर के रिवर्स में इसराइल प्लान कर रहा है, या 1 अक्टूबर जो ईरान ने अटैक किया था उसके रिवर्स में इसराइल प्लान कर रहा है, वो कोई मामूली हमला नहीं है। और इसराइल का ये प्लान नजर आ रहा है कि वो कोई मैसिव और आखिरी वार करना चाहता है कि जिसके बाद ईरान पलट के भी वार ना कर सके, क्योंकि उसको बार बार बैलिस्टिक मिसाइल खाने का शौक नहीं है, बार बार अपने मुल्क में सायरन बजवाने का शौक नहीं है, बार बार जो उसका 3 बल्कि 4th लेयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह करने का शौक नहीं है, उसको ब्रीच करवाने का शौक नहीं है, दुनिया के सामने मजाक बनने का शौक नहीं, क्योंकि ये एक रोब है और ये एक मयार उसने कायम किया है कि इसराइल नाकाबिले तस्खीर है, नाकाबिले शिकस्त है। दुनिया के 56 इस्लामी ममालिक इस खौफ में मरूब हुए बैठे हुए हैं कि इसराइल को तो हाथ नहीं लगा सकते, इतना ताकतवर है, ना टेक्नोलॉजी में, ना एयर सिस्टम, ना एयरफोर्स में, ना मिलिट्री में, ना ही इंटेलिजेंस में, तो इसराइल इस नाकाबिले शिकस्त। ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक करके ये भरम तोड़ दिया, ये बुत तोड़ दिया कि नहीं, इसको तो हम ऐसे ऐसे मिसाइल मार सकते हैं कि ये भागते फिरेंगे, नेतन्याहू को टारगेट कर सकते हैं, आर्मी चीफ को टारगेट कर सकते हैं। अब जब ये भरम टूटा है तो अब इसराइल के पास इस भरम को मेंटेन करने के लिए एक ही ऑप्शन है कि ईरान को ऐसा ताकतवर जवाब दे, ऐसा जोर का मुक्का मारे कि जिसके बाद वो उठ ना सके। लिहाजा इस अटैक को 1 एंगल नहीं, हम कहते हैं इसको 5 डायमेंशनल अटैक रखा जाएगा, यानी साइबर अटैक, मिलिट्री अटैक, दूसरा उसके डिफेंस को फ्रीज करने वाला अटैक, चौथा ये जो प्रोपेगेंडा मशीनरी होती है, इससे पहले ईरान ही में ऐसी रुकावटें या ऐसे एंटी इनकलाब एलिमेंट्स खड़े कर दी जाएं जो ईरान का साथ ना दें जबकि जंग अपने पूरे नहज के ऊपर हो, और फिर ज़ाहिर एक रॉकेट अटैक जिसे हम कहते हैं, ऐन मुमकिन है कि इसराइल अपनी आखिरी हद को भी छुए और न्यूक्लियर अटैक कर दे। न्यूक्लियर अटैक करना इसराइल के लिए ज़्यादा आसान है क्योंकि पुश्त पे अमेरिका उसको बचाने के लिए मौजूद है, और अमेरिका वो साहब नहीं है अंकल सैम जिन्होंने दुनिया को ये कहा हो कि आप
न्यूक्लियर को इस्तेमाल ना करें। न्यूक्लियर बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बुरी चीज़ होती है, बल्कि अमेरिका इस हवाले से ज़्यादा तारुफ रखता है कि दुनिया में वाहिद कंट्री जिसने किसी को न्यूक्लियर मारा है। और मज़े की बात आप देखें, न्यूक्लियर मारा है जापान को हिरोशिमा नागासाकी में, और जापान के वज़ीर आज़म को भेजा है ईरान, और वो वहाँ जाके कह रहे हैं कि देखिए आप अपना न्यूक्लियर बम ना बनाएं, अमेरिका ने मना किया है। यानी पलट के सैयद अली खामनाई ने कहा कि आप वही कंट्री हैं जिसको अमेरिका ने न्यूक्लियर मारा था, और आप मुझे बताने आए कि हमारा न्यूक्लियर जो बनने वाला है वो नुकसानदेह होगा। दुनिया में न्यूक्लियर बनाना बहुत बुरी बात होती है। सो ये एक अजीब ड्रामा होता है, और पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी इसी को कहते हैं। मगर सबसे अजीब बात यही है कि इस वक्त दुनिया में जहां तेल की कीमतें नीचे आ रही थी वो फ्रीज हो रही है, बल्कि बढ़ रही हैं, क्योंकि हर ये बंदा जानता है कि इजराइल एक बहुत बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। अगर उसके आर्मी चीफ को मार दिया गया है तो ज़ाहिर है उसने बहुत बड़ा इंतकाम लेना ही लेना है। मुसाद अपनी फुल फॉर्म में होगी और वो चाहेगी किसी भी तरह से एक आखिरी हमला, लास्ट मैसेज दिया जाए ईरान को, और उसको हरा के नहीं, दुनिया से ही मिटा के रख दिया जाए। और इस हवाले से आपको हैरानगी इस बात से होगी कि वो जो 56 ममालिक हैं वो खामोशी रहेंगे, कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। इससे कबल ईरान ने अलर्ट किया था जॉर्डन को और दीगर कंट्रीज को कि अगर आप इस हवाले से आलाकार बने तो आपका हमारे से मुकाबला होगा, जो हम नहीं चाहते। मगर मुकाबला अब वसत से बाहर निकल गया है, और अब मोसाद इतनी अंदर घुस गई है ईरान के मिलिट्री सिस्टम में, ईरान के अपने। बल्कि इससे कबल मैं आपको ये बताता चलूँगा, और उसके बाद मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेता, क्योंकि मुझे यकीन है कि अब आने वाले कुछ घंटों में और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आएगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो अटैक है या जो भी प्लानिंग हो रही है वो अब एक्शन में आने का टाइम हो गया, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है। वहाँ US के इलेक्शंस को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, यहाँ पर इजराइल हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब हिजबुल्लाह भारी पड़ती जा रही है। हिजबुल्लाह भारी पड़ती जा रही है, और ईरान के लिए बड़ा आसान है कि वो डायरेक्ट वॉर ना करे, हिजबुल्लाह और यमन से अटैक करवाए और यहाँ से सीरिया से और इराक से अटैक करवाए। इससे वो इंगेज रख सकता है इसराइल को। इसराइल जिसने अपनी पिछली वॉर में ये साबित किया है कि वो एक वक्त में 7-7 कंट्रीज को उठा के पलट सकता है, पटक सकता है, ये भी कोई मामूली बात नहीं है। सो जंग अपने पूरे नहज के ऊपर है, तैयार खड़ी है, मगर इसराइल ये चाहता है। और अगर ये हुआ और जैसा होता नजर आ रहा है, ये जो मीडिया वॉर है कि किसी तरह ईरान के आपस में ही अंदर में ये बताया जाए कि तुम्हारे अंदर गद्दार मौजूद थे, ये कार्ड उसने खेल दिया है। अब इसमें से सदाकत कितनी है ईरान को जवाब देना पड़ेगा। क्या इस्माइल कानी साहब वाकई ये गद्दार है, और आपकी अल कुर्स फोर्स का चीफ वाकई ये गद्दार है? और अगर वो गद्दार है तो उस तक रसाई कैसे हुई, और अब अगला गद्दार कौन है और कौन कौन किस किस की जान खतरे में, ये बताना पड़ेगा। या फिर इसका जवाब देना पड़ेगा खुद इस्माइल कानी साहब को, आगे बैठकर स्क्रीन के ऊपर वो बताएं कि भाई ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा था जिसकी मैं नफी करने के लिए यहां पर आया हूं, और यहां पर हम आज भी अपने मिशन में वैसे ही के वैसे ही हैं। इसी तरह अगर ये बात प्रोपेगेंडा है तो इसराइल के आर्मी चीफ को फ्रंट पे आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आई एम अलाइव, मैं मजीद फलस्तीनियों का खून करने के लिए तैयार बैठा हूं, मेरे हाथों में जो खून लगा हुआ है मैं मजीद उसको रंगने के लिए तैयार बैठा हूं। वरना ये न्यूज़ बिल्कुल ठीक साबित होगी कि ऐसा हो गया है और ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं, ना सिर्फ थर्ड यानी THAAD सिस्टम अमेरिका ने इसराइल को दिया है, बल्कि 100 ट्रुप्स ही भेजे हैं। 100 ट्रुप्स, ये कोई 100 रुपए का नोट नहीं है, या फिर ये 1000 kg वजन नहीं है जाकिर नाइक साहब का कि जो जिसमें डिस्काउंट कर दिया जाए और कोई मामूली सा डिस्काउंट हो के 70-72 लाख रुपए की बात है। नहीं, 100 ट्रुप्स का मतलब ये है कि एक पूरी बटालियन की बटालियन, ये ऐसा है जैसे कि किसी जंग में अपनी अमेरिकन फोर्सेस भेजी जा रही हूं। 100 ट्रुप्स इसराइल जैसे कंट्री में कि जिसकी अपनी पॉपुलेशन 1 करोड़ के करीब नहीं है, 1 करोड़ पूरी नहीं है, उसमें 100 अमेरिकन ट्रुप्स आ गए, अपनी इजरायली फोर्सेस वहां खड़ी हुई हैं। और अगर अमेरिका स्टेप इन करते हैं तो इसका मतलब नेटो को ये पुश करने जैसा है कि नेटो भी इसमें मूव करेगी। तो 100 अमेरिकी ट्रुप्स इसराइल पहुंच चुके हैं। THAAD थर्ड सिस्टम भी अमेरिका इसराइल को आज ही लगा के दे रहा है कि अगर पलट के कोई वॉर बढ़ जाए और हमला हो जाए और वार शदीद किस्म का हो तो हम तुम्हें महफूज रखें और तुम्हारे आड़ में हम भी महफूज रहें जो हमारे ट्रुप्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। और वक्त ये आ गया है कि दोनों तरफ से UN की गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल UN के कारिंदों को, रजाकारों को मार रहा है, कह रहा है कि आप इनको सांस ना लेने दें, मरीज हो तो दवा ना खाने दें। ये कोई एक मौका नहीं जाना चाहिए। और उस तरफ से भी यही बात चल रही है। अभी रिसेंटली जो UN में इजलास हुआ था उसमें बुरी तरह से इसराइल को मुंह की खानी पड़ी है। अब यकीन करेंगे
स्लोवेनिया, आयरलैंड जैसे कंट्री ने इसराइल को आड़े हाथों लिया, तमाचा मारा है। तो ये बहुत शदीद और हालत बड़ी खैर है। मैं तो समझता हूँ कि गैर है। मगर इस हवाले से आपका क्या कमेंट है, मैं इसका इंतज़ार ज़रूर करूँगा, क्योंकि मुझे जो भी रिपोर्ट आती है जब कंफर्म हो जाती है मैं आपके सामने तब रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हल्ला ना मचे और कंफर्मेशन के साथ जाए। तो हिज़्बुल्लाह का ये अटैक हुआ पहली चीज़, और बहुत शदीद अटैक था। और 7 अक्टूबर के हमले के बाद दूसरा बड़ा अटैक था जिसमें 60 से ज़ायद इसराइली ज़ख्मी हुए हैं। 4-5 तो कन्फर्म इस दुनिया से चले गए, परवाज़ भर चुके हैं, एंटी ब्लास्टिक हो चुके हैं। और इसमें इसराइल के आर्मी चीफ के मारे जाने का मुकम्मल इम्कान, हर्जी हलवी का मुकम्मल इम्कान ज़ाहिर किया। जो न्यूज़ रिपोर्टर्स ने आपको न्यूज़ दी है वो साबित हो चुकी है। इंटेल है और बहुत ज़्यादा इंटेंसिव है। अपना ख्याल रखेंगे, मैं मज़ीद आपको अपडेट करता रहूँगा। आपका इस हवाले से क्या कहना है, आपकी तहकीक क्या कहती है और आप इस एनालिसिस को कैसा देखते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह की अमान में।